हेलो बच्चों। आज का हमारा पहला टॉपिक है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेक्टेशन वैल्यू? हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम ऑब्जर्व करते हुए भी एक्चुअली में हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उस सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, यानी जो हम माप रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है। ओके, तो इसीलिए हमें ये टर्म की जरूरत पड़ती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू की। पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है। क्योंकि जब भी एक छोटा सा अगर एग्जांपल से हम इसको समझें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि ऑब्जर्वर ही उसको पैरामीटर्स को डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल है, हालांकि क्वांटम से कोई इसका रिलेशन नहीं है। स्कूल में क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया। उसके बाद जाते ही बच्चों ने शोर करना शुरू कर दिया। उनमें से एक बच्चा उठ के आया टीचर के पास कि सर क्लास में बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, हुड़दंग मचा रखा है। तो जैसे टीचर वहां गया, टीचर के जाते ही वो बच्चे एकदम से बिल्कुल अपनी जगह पे बैठ गए। यानी जो लड़के की ऑब्जर्वेशन थी उस केस में उनका बिहेवियर कुछ और तरह का था, जैसे टीचर की ऑब्जर्वेशन आई तो उनका बिहेवियर कुछ और तरह का हो गया। यानी ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है क्वांटम मैकेनिकली। यानी आप उन पार्टिकल को स्टडी करने के लिए जिस भी आप सोर्स की हेल्प ले रहे हो, वो सोर्स ही एक्चुअली में क्या करता है, उनको डिस्टर्ब करता है। इसीलिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू की। मान लेते हैं हमारे पास जैसे एक सिस्टम ले लिया कि आप x इज इक्वल टू 0 ओरिजिन पे खड़े हैं। आपसे 1 मीटर की डिस्टेंस पर एक राशन की दुकान है, एक 2 मीटर की डिस्टेंस पर राशन की दुकान है और एक 3 मीटर की डिस्टेंस पर राशन की दुकान है। ठीक है, और पहली दुकान पे 5 शॉप पे कितने हैं, 5 लोग खड़े हैं राशन लेने के लिए, दूसरे पे 7 खड़े हैं और तीसरे पे कितने खड़े हैं, 8 खड़े हैं। तो अगर आपसे कोई कहे, आपसे कहे x की मीन वैल्यू कितनी आएगी, व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ x? x की मीन वैल्यू तो सिंपल है, कितनी आएगी, 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई 3, दैट इज 2। दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ x। लेकिन हम यहां ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि पर्टिकुलर x इज इक्वल टू 1 पर कितने लोग खड़े हैं, 2 पे कितने खड़े हैं, 3 पे कितने खड़े हैं, टोटल पर्सन कितने थे। तो अगर आपसे कोई कहे x इज इक्वल टू 1 पोजीशन पे खड़े होने के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, 5/20, क्योंकि इनका सम कितना है बच्चों, 20, दैट इज 5/20। इसी प्रकार 2 पे कितना आएगा, 2 पे आएगा, 2 पे कितना आएगा, 7/20 और 3 पे कितना आएगा, 8/20। दीज आर द, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आ गई तीनों के लिए, x इज इक्वल टू 1 पे, 2 पे, 3 पे। इसके बाद अगर हम देखें आगे, हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई। हम ये चाहते हैं कि x जो है पोजीशन x 1 पे, 2 पे, 3 पे इतनी प्रोबेबिलिटी है, यहां खड़े होने की पर्सन की प्रोबेबिलिटी यहां पे, यहां पे। अगर हम क्या करें, वेटेड एवरेज ले, क्या लें बच्चों, वेटेड एवरेज ऑफ x, वेटेड एवरेज ऑफ x which is weighted over number of peoples। उसके बिहाफ पे अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, देखिए वेटेड, उसको बच्चों हम x से लिखेंगे और इस तरह का सिंबल हम उसको देंगे। तो वो क्या आएगी, आप ये देखिए, 1 पे कितने लोग खड़े हैं, 2 पे कितने लोग खड़े हैं, 3 पे कितने लोग खड़े हैं, टोटल पर्सन कितने थे, 20। दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं बच्चों, 1 × 5/20, 2 × 7/20, 3 × 8/20। अगर ध्यान से देखा जाए तो हम x की वैल्यू 1, 2, 3 पुट करते जा रहे हैं और साथ में x की वैल्यू 1 पुट की है तो वहां उसकी 1 की प्रोबेबिलिटी आ गई 1 पे खड़े होने की, 2 के साथ 2 के खड़े होने की प्रोबेबिलिटी आ गई, 3 के साथ 3 के खड़े होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। इसको लिख सकते हैं x px समेशन x इज इक्वल टू 0 to 3। इस तरह से हमने एक टर्म मिल गई। लेकिन एक बात ध्यान से देखिए, ये जो हमने केस लिया है एक जस्ट क्लासिकल केस है जिसमें हम पार्टिकल को काउंट कर सकते हैं। पोजीशन हमें पता है यहाँ कितने हैं, वहाँ कितने हैं। ऐसे ही जैसे एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उस टेस्ट ट्यूब के 1 मीटर तक कितने पार्टिकल हैं, कंकड़ ले लिए छोटे छोटे, ठीक है, गिन सकते हैं हमने 10, मान लो 10 आ गए, 2 मीटर तक 7 आ गए, 3 मीटर तक 8 आ गए और टोटल भी हम उसके कंकड़ काउंट कर सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा, जब वहां पर हम पत्थर की या उन स्टोन्स की जगह पर अगर रेत से भर दें
मिट्टी से भर दें, सीमेंट से भर दें, जो पाउडर के रूप में होती है, तो उसके पार्टिकल को काउंट करना मुश्किल होगा, हमारे लिए आसान नहीं होगा। और जहां पर हम काउंट आसानी से नहीं कर सकते तो वहां हमारा जो समेशन का रूप है वो एक दूसरा रूप ले लेता है बच्चों, और वो लेता है इंटीग्रेशन का। यहाँ आ जाएगा एक्स पी एक्स बच्चों, ऐसे कैसे डी एक्स, और लिमिट कहां से कहां है वो गिवन है। जैसे मान लें हमने यहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ले ली, दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स एंड पी इज द प्रोबेबिलिटी। अब इसी कंसेप्ट को अगर क्वांटम मैकेनिक्स में हम लेके जाएं तो क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल जो होगा पी एक्स, इसको आमतौर पर हम इसके प्रोपोर्शनल लिखते हैं साई एक्स साई स्टार एक्स, साई एक्स साई स्टार एक्स, यूनिट वॉल्यूम पे या यूनिट पर यूनिट डी एक्स पे अगर हम देखें तो ये आएगी बच्चों। तो अब इसको जब यहाँ पुट करते हैं तो एक्स का जो वैल्यू बन गया वो आप देख लीजिए, माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स। मैंने यहाँ साई को एक्स का फंक्शन मानना है, टाइम का फंक्शन नहीं मानना है। ऐसा हो सकता है टाइम का फंक्शन भी हो, वो कोई जरूरी नहीं है, आप जनरलाइज केस में भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस तरह से हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक इससे अगला टॉपिक हम नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन पढ़ेंगे। अगर ये वेव फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज नहीं है, इसका अगले सेशन में मैं जिक्र करूंगा सेक्शन के अंदर, तो एक बार ये देख लें। अगर ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो हमारा जो यही फॉर्मूला है बच्चों वो कुछ इस टाइप से बनेगा, एक्स साई स्टार, बार बार मैं इसके साथ एक्स नहीं लिख रहा हूं टाइम के लिए, तो डिवाइड बाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई साई स्टार डी एक्स। तो अगर हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो फिर हम इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज आपका यही वैल्यू क्या बताएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स बताएगा। इसी प्रकार अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, आप इसको यहाँ बीच में भी लिख सकते हैं एक्स में, और यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम कोई ऑपरेटर लेते हैं तो उस केस में हमें ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, दैट मस्ट बी टेकन विद इन द साई स्टार एंड साई। तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार पी साई डी एक्स। इसी प्रकार अगर पी स्क्वेयर की बात करें या ई की बात करें, क्वांटम में और क्लासिकल में यही डिफरेंस है बच्चों। यहाँ हम एनर्जी की जाए एनर्जी ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, साई स्टार ई साई डी एक्स, दीज आर द एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू पे, किस टाइप का क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम मिल सकती है। साई इज ए वेव फंक्शन गिवन बाई रूट ऑफ 2 बाई एल साइन पाई एक्स बाई एल फॉर 0 लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन एल एंड इज इक्वल टू 0 फॉर मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन एल। इसका मतलब बेसिक सी बात यह है, हमारा वेव फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है 0 और एल के बीच में, ठीक है ना। वेव फंक्शन 0 और एल के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी 0 से एल का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे साई साई स्टार डी एक्स का तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो नीचे वाली टर्म यहाँ हमारी खत्म हो जाएगी। तो हमें पी और पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। फाइंड आउट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, ये वैल्यू बच्चों हमने निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, तो सबसे पहले हमने लेना है पी स्टार, हाउ वी कैन टेकन एज पी स्टार। तो इसको हम लिखेंगे रूट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से एल कर सकते हैं, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हमारा रीजन अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के होने के बजाय 0 से एल हो गया है, तो यहाँ मैं इसको 0 से एल ले लूंगा, ठीक। साई साई स्टार पी साई स्टार क्या आएगा, बिकॉज दिस इज अ रियल फंक्शन, तो रियल फंक्शन है तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी यही रहेगा। साई स्टार का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। जब भी वेव, आपको पता है हमारा जो वेव फंक्शन आमतौर पर इमेजिनरी होगा, तो हमने जनरल केस ले रखा है, सिंपल केस ले रखा है। तो अगर जो वेव फंक्शन है वो अगर इमेजिनरी है तो जब उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो वो कुछ और आएगा, लेकिन अगर रियल नंबर है तो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वही रहेगा। तो रूट ऑफ ये आ गया साइन, एक बार रूट 2l देखो यहाँ रखेंगे साई, तो फिर से यही वैल्यू आएगी, यह आएगा, तो इसका रूट आप हटा सकते हो यहाँ से, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 बाई एल इंटू साइन, 2 बार साइन आएगा, एक बार यहाँ आएगा एक बार यहाँ आ गया, तो इसके आने से क्या होगा साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल डी एक्स। ये बन गया। एक मिनट थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमने मोमेंटम का निकालना है, मैंने एक्स का ले लिया बच्चों। तो मोमेंटम के लिए देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो साई स्टार की वैल्यू यही आएगी, साई की वैल्यू भी यही आएगी, तो इन दोनों में से मैं इसको बाहर लिखता हूँ 2 बाई एल,
यहाँ आएगा साइन ऑफ पाई एक्स बाई एल, मोमेंटम की जगह रखेंगे बच्चों माइनस आयोटा एच कट करली बाई करली एक्स, माइनस आयोटा एच कट करली बाई करली एक्स। साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा इंटीग्रेशन यहाँ से ब्रैकेट, और इसके बाद आएगा बच्चों साइन ऑफ पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। अब क्या कीजिए, यहाँ पर हमारे पास 2/L यानी 1/L आ गया कॉमन, साथ में माइनस आयोटा एच कट कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन 0 to L, ये आ गया बच्चों 2 साइन ऑफ पाई एक्स बाई एल। साइन का डिफरेंशिएशन इसके साथ रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, कोस पाई एक्स बाई एल, और पाई एक्स बाई एल का डिफरेंशिएशन आ जाएगा पाई बाई एल। तो पाई बाई एल से आप इसको बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हो। बाकी सारे टर्म को रख लीजिए जैसे भी है, ये पाई एल स्क्वेयर माइनस आयोटा एच कट, लिमिट आएगी बच्चों यहाँ पर 0 से L, 2 साइन एक्स कोस एक्स आ जाएगा साइन ऑफ 2 पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। और साइन का कंप्लीट इंटीग्रेशन 0 से L अगर आप करेंगे तो ये वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब P की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी। मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। दूसरा पॉइंट अगर यहाँ देखें ध्यान से, दूसरा पॉइंट अगर हम ध्यान से देखें, इसका मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 आ गई है, पी स्क्वायर की क्या आएगी। तो यही केस आपने करके देखना, अपने आप ट्राई करें बच्चों इसको आप। दैट विल बी रिटन एज इंटीग्रेशन 0 to L पी स्क्वायर के लिए। पी स्क्वायर मीन्स वेव फंक्शन तो अपना वही है, ये ऐसे कैसे आ गया, 2/L साइन ऑफ पाई एक्स डिवाइड बाई एल, यहां आएगा माइनस एच कट स्क्वायर करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर साइन ऑफ पाई एक्स डिवाइड बाई एल इंटीग्रेशन डी एक्स। अब इसका 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बच्चों। फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन, सॉरी 2 बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया कोस पाई एक्स बाई एल आ गया, ठीक है। सेकंड टाइम अगर इसका डिफरेंशिएशन किया तो वो क्या आ जाएगा, अगेन साइन पाई एक्स बाई एल, पाई बाई एल और पाई बाई एल 2 बार आएगा, डिफरेंशिएशन करने के बाद बाहर निकाल लेंगे, ये टर्म बन जाएगी साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कोस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, ठीक। तो उस केस में इसका इंटीग्रेशन 0 नहीं आएगा, यानी इसकी पक्की आपको कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलेगी, लेकिन इसके लिए मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। क्योंकि फंक्शन टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो एनर्जी का अगर हम केस करके चलेंगे, एनर्जी का जो हमारे पास वो था ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर आईटा एच कट करली बाई करली टी है, तो उसके लिए भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। तो इस टाइप से हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक है हमारा बच्चों, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, क्योंकि मैंने यहाँ इसमें जिक्र भी किया था, तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन का मतलब क्या है कि जब भी हम मैक्स बोर्न के अकॉर्डिंग, मैक्स बोर्न ने कहा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन ए सर्टेन रीजन कैन बी गिवन बाय और इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द साई स्टार। मतलब कोई वेव फंक्शन साई है, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई स्टार है, तो उन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट हमें क्या बताएगा, वो बताएगा प्रोबेबिलिटी के बारे में। और मैक्स बोर्न ने कहा था कि ये जो आएगा, जो प्रोबेबिलिटी आएगी किसी पार्टिकल की, वो प्रोबेबिलिटी इसके प्रोपोर्शनल आएगी, साई स्टार के प्रोपोर्शनल आएगी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम देखें, यानी इक्वल टू तो नहीं कहा, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी होने के लिए हमें किसी न किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि कोई भी वेव फंक्शन है, जो हम कोई वेव फंक्शन हम ले रहे हैं, कोई भी वेव फंक्शन ले लिया आपने, जब हम उस वेव फंक्शन का साई और साई स्टार प्रोडक्ट करते हैं और उसका इंटीग्रेशन करते हैं डीवी पे, और वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी करते हैं बच्चों, तो उसकी वैल्यू हमेशा अगर 1 आती है, ऐसे कोई भी दो फंक्शन जिनका साई स्टार का प्रोडक्ट इंटीग्रेशन ओवर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डीवी पे करते हो, और वो अगर हमें वैल्यू 1 देता है, देन दीज टू फंक्शंस आर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है। अगर हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है, जैसे ये साई है, ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है, तो इसको हम नॉर्मलाइज करने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मान लिया लेट एन साई हो गया। इसी प्रकार साई स्टार भी किसी में चेंज हो जाएगा, साई स्टार भी हमारा चेंज हो जाएगा एन साई स्टार।
क्योंकि n रियल नंबर है, इसीलिए इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का रोल प्ले नहीं होगा। तो अब ये देखो, ये यहां पर क्या नहीं थे, ये नॉर्मलाइज्ड नहीं थे, लेकिन अब ये क्या हो गए हैं, नॉर्मलाइज्ड हो गए, हमने कर लिया है। तो किस नंबर के लिए, किस वैल्यू ऑफ n के लिए नॉर्मलाइज हुए हैं, ये हमें निकालना है। तो अब ये जो इक्वेशन आपकी बन जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार इंटू एन स्क्वेयर आ जाएगा बच्चों कॉमन, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से जो इसकी वैल्यू आएगी, तो एन स्क्वेयर की वैल्यू क्या है बच्चों, एन स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार डीवी। ये हमें क्या देगा बच्चों, ये हमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट देगा। इसी प्रॉब्लम में हम देखते हैं, देखो अगर यही वेव फंक्शन हमें कुछ ऐसे दिए, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, यानी ऑलरेडी ये नॉर्मलाइज्ड है। अगर हमें कोई वेव फंक्शन दे रखा होता साई इज इक्वल टू कितना, ए साइन पाई एक्स डिवाइड बाई एल, और ये रीजन में दे रखा बच्चों, ये जो वेव फंक्शन एक पर्टिकुलर बाउंड रीजन में है, और बाउंड रीजन जो भी दे दिया आपको, उस बाउंड रीजन में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब हमें इसका नहीं पता क्या है, ए इज द अननोन। तो इस अननोन वैल्यू जो है, इसको, इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड बनाने के लिए हमने इसको ए से मल्टीप्लाई कर लिया। तो साई स्टार क्या आएगा, साई स्टार आ जाएगा ए अगेन साइन पाई एक्स बाई एल, ये आ जाएगा बच्चों साई स्टार। इससे अगर x की वैल्यू एल से ज्यादा है तो ये 0 हो जाता है, वैनिश कर जाता है। ठीक, तो अब इसका अगर हम ये निकाल लें वैल्यू, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो क्या वैल्यू बनेगी देखते हैं एक बार, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो लिमिट कहां से कहां आई बच्चों, इसकी लिमिट आ जाएगी, लिमिट आएगी इसकी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी a इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहां से ए स्क्वायर आ गया बच्चों बाहर, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू 1। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हमारा किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, 0 से एल में चेंज हो जाएगा, बाउंडेड रीजन जो भी दे रखा है, क्योंकि हर एक बाउंडेड रीजन में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है, तो सेंटर से लेकर और वहां तक जहां तक उसकी रेंज है, भाई मतलब कहां तक वो बाउंड स्टेट में है, तो वहां तक जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, उस रीजन में उसकी प्रोबेबिलिटी होने की क्या होगी, 1 होगी। एक कमरे के अंदर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, तो अगर हम कमरे पे बाउंडेड कंडीशन क्या लगा दें, उस कमरे की बाउंड्री की कंडीशन लगा देते हैं, तो उस रीजन के अंदर उस पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। तो वही बात हम यहां ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू एल, ये बच गया बच्चों 1/2 इंटू डी एक्स, ये हो गया। और अगला पार्ट क्या होगा, अगर हम इसको यहां से देखें, साई स्टार हमने किया है, ये बाहर आ गया, तो वैल्यू बन जाएगी माइनस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर 0 टू एल कॉस 2 पाई एक्स बाई एल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू बन गई डी एक्स की वैल्यू एक्स का इंटीग्रेशन आ गया बच्चों एल, 2 ऑलरेडी था इसके पास, इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर आ जाएगा 2 बाई एल, और यहां से बच्चों ए की वैल्यू आ जाएगी √/2l। यानी जब मैं इस वेव फंक्शन को, इस वेव फंक्शन साइन पाई एक्स बाई एल को जब मैं √2/l से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये वेव फंक्शन क्या बन जाएगा बच्चों, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बन जाएगा। दिस इज द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेव फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन क्या होता है। एक बात और मैं आपको यहां क्लियर कर देता हूं कि जो हमने यहां n से मल्टीप्लाई किया है, इस n से मल्टीप्लाई करने से किसी भी उसकी वेव फंक्शन जो जिस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बाद में भी उसी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान ले हम कोई वेक्टर लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, या आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, हमने एक वेक्टर ले लिया। उस वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो उसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा बच्चों, उसका यूनिट वेक्टर आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाई √3। ये एक्चुअली में यहीं से आया है। कहां से आया है, अगर इस वेक्टर ए को मैं ऐसे लिख देता हूं, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते बच्चों, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ गया अगेन आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्योंकि रियल नंबर है। और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो ए स्टार कितना आया इसका, ए स्टार जो आएगा
ए स्टार विल बी इक्वल टू कितना आ गया ए स्टार, इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 1 + 1 + 1 कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो जब भी हम अब क्या करते हैं, अगर इस नंबर को हम इसके रूट से डिवाइड कर दें, क्योंकि किसी भी वेव फंक्शन को अगर नॉर्मलाइज करना है तो हमें क्या करना है, उसके रूट n से डिवाइड कर देंगे उसको, वहां से निकालने का बहुत आसान तरीका है ये। तो जब ये वैल्यू हम यहाँ डिफाइन करेंगे ए स्टार इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से ए स्टार इज इक्वल टू 3 आ गया, तो 3 का रूट अगर डिवाइड करोगे तो वो क्या बन गया अपने पास, यूनिट वेक्टर बन गया। आप निकाल के देख लो, चाहे इस वेक्टर को रूट 3 से डिवाइड करो तो क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया। मतलब क्या है कि आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहे हो तो वो उसकी जस्ट डायरेक्शन बताएगा। यानी किसी भी वेव फंक्शन को भी अगर आप नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बनाते हो हमारे उसके लिए, ताकि आसानी रहे हमें, तो वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की जो स्टेट है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, जो ओरिजिनल हमारा वेव फंक्शन था वही स्टेट उसकी रहेगी। तो इसलिए इस बात पे ध्यान रखें, विद व्हेन वी नॉर्मलाइज एनी वेव फंक्शन देन देयर स्टेट ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज। जो पार्टिकल की जो स्टेट है, जिस स्टेट को वही फंक्शन पहले दिखा रहा है उसी स्टेट को वो बाद में भी दिखाएगा नॉर्मलाइज करने के बाद भी। ओके, ये था बच्चों नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन एंड जो लास्ट टॉपिक हमारा है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो बच्चों अगला टॉपिक हमारा है ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। देखिए ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन का मतलब क्या है कि इफ देयर आर टू आइगन फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज देन दो फंक्शंस आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। और ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन के लिए क्या होगा बच्चों, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन के लिए साई आई स्टार साई जे dv और साई जे स्टार साई आई dv, ये वैल्यू 0 होगी किसके लिए, फॉर i इज नॉट इक्वल टू j एंड द आइगन वैल्यूज बी द रियल वैल्यूज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें एक नई प्रॉपर्टी देती है वेव फंक्शन की, और दोज वेव फंक्शंस आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। अगर i इज इक्वल टू जे होगा, अगर i इज इक्वल टू जे होगा तो ये साई स्टार साई आई dv ये बच्चों 1 हो जाएगा, इसको बोलेंगे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, जो पिछला टॉपिक हमने किया था। और अगर i इक्वल टू जे नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो फंक्शन हो जाएगा ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। ठीक है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए बच्चों हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेके चलते हैं। डेल स्क्वायर साई आई प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई आई माइनस वी साई आई इज इक्वल टू 0। E I is the energy eigenvalue for the given function psi I. Similarly, del square psi j plus 2m h cut square E I की वजह E j minus v psi j is equal to 0. And E j is the energy eigenvalue for the wave function psi j. देखिए ज़्यादा लंबा थोड़ा इक्वेशन मैं नहीं करूँगा, मैं यही कोशिश करूँगा इसको सोल्व आउट करने की। ठीक है ना, पहला स्टेप अपने क्या लेना है, टेकिंग द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ इक्वेशन नंबर 1। आप इक्वेशन नंबर 1 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लीजिए। ठीक है ना, तो हम अगर इक्वेशन नंबर 1 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं तो ये आ जाएगा साई आई स्टार स्टार एंड साई स्टार। हो गया। अब क्या करना है आपने, इस इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई करना है साई आई से, और इसको साई आई स्टार से, और इसको मल्टीप्लाई करना है साई जे से। इसको तो मल्टीप्लाई करना है साई जे से जो हमने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया है, और जो सेकंड इक्वेशन है बच्चों उसको करना है साई आई स्टार से मल्टीप्लाई। तो इसको साई जे से मल्टीप्लाई करोगे, इसको साई आई स्टार से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बन जाएगा साई जे साई आई स्टार। इन दोनों पर डिफरेंस कर दीजिए, तो डिफरेंस करने के बाद इसमें से ये घटाओ बच्चों, साई आई स्टार डेल स्क्वायर साई जे माइनस साई जे डेल स्क्वायर साई आई स्टार। ये हो गया। अब v क्या है, v इज ए पोटेंशियल दैट इज अ रियल फंक्शन, तो इसीलिए साई स्टार का कोई मैटर, इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर घटाएंगे तो आएगा 2m बाई एच कट स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा ई जे माइनस ई आई स्टार, और यहाँ आएगा बच्चों देखो
यहाँ साई जे से मल्टीप्लाई किया साई जे साई आई स्टार, यहाँ साई आई स्टार से मल्टीप्लाई किया तो साई आई स्टार साई जे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बात एक ही है, जे इज इक्वल टू 0। ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर गैप लेता हूँ क्योंकि यहीं पर मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा बच्चों। अब क्या करना है, देखो ये यहाँ प्लस है, अब मैंने इसका पूरी इक्वेशन का वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया, तो ये तो कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया कंप्लीट इक्वेशन का। तो जैसे वॉल्यूम इंटीग्रल लोगे तो यहाँ डीवी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा और यहाँ भी हमें डीवी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर ए कंप्लीट वी, एंटायर स्पेस का हमने वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया। यहाँ पर हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहती है कि वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर ए होल स्पेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सरफेस इंटीग्रल। तो इसको अगर मैं सरफेस इंटीग्रल में, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल में लिखता हूँ बच्चों, तो ये आ जाएगा साई आई स्टार डेल साई जे माइनस साई जे डेल साई आई स्टार एन टी एस। ठीक है, और ये हमारे पास है ही प्लस 2m एच कट स्क्वायर ई जे माइनस ई आई स्टार इंटीग्रेशन साई आई स्टार साई जे डी वी इज इक्वल टू 0। ये आपका जो वैल्यू है बच्चों ये वैनिश कर जाएगी, जो ये टर्म आई है ना ये वैनिश कर जाएगी कंप्लीट क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल पर। और n जो है दैट इज द नॉर्मल, इस जो भी मान लिया कोई वेक्टर है, इस वेक्टर का नॉर्मल है, दैट नॉर्मल मस्ट बी अलोंग द एरिया वेक्टर और परपेंडिकुलर द सरफेस। तो ये परपेंडिकुलर जो सरफेस जो हमने कंपोनेंट लिया है, ये कंपोनेंट कौन सा है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर है या इस एरिया वेक्टर के अलोंग है। तो ये टर्म वैनिश कर जाएगी, ये टर्म वैनिश कर जाएगी, तो हमारे पास ये टर्म बच गई। अगर ये 0 तो इसका मतलब ये भी 0 होगा। ये दो केस में 0 हो रहा है, देखिए इफ i इज इक्वल टू जे और इफ i इज नॉट इक्वल टू जे, पहला केस लेते हैं। अगर i और j इक्वल नहीं है तो किसी भी हाल में आप ई जे माइनस ई आई स्टार को 0 नहीं कर सकते, और अगर इसको 0 नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या 0 होगा बच्चों, कंप्लीट वॉल्यूम पे साई आई स्टार साई जे डी वी, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, और तो क्या हो गया, जब i नॉट इक्वल टू जे है मींस ये फंक्शन हो गया बच्चों 0, ये जो प्रोबेबिलिटी का साई साई स्टार साई आई स्टार साई डी वी 0 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन प्रॉपर्टी। जब i इक्वल टू जे होगा तो i इक्वल टू जे होगा तो ई आई माइनस ई जे, तो ई आई बन गया, ये तो स्टार इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ई आई स्टार इज इक्वल टू ई आई, मीन्स एनर्जी आइगन वैल्यू इज द रियल वैल्यू। ठीक है, और i इज इक्वल टू जब j होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये तो 1 0 होगा नहीं, तो ये 0 होगा, तो इसके लिए हम ये कंडीशन प्रूव कर सकते हैं कि ई आई स्टार इज इक्वल टू ई आई। ठीक है, दिस इज द नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन। अब होता क्या बच्चों, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। अब अगर हमने ये कोई वेव फंक्शन, इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साई आई स्टार साई जे डी वी इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। इफ i इज इक्वल टू जे देन डेल्टा आई जे की वैल्यू 1, और इफ i इज नॉट इक्वल टू जे डेल्टा आई जे विल बी इक्वल टू 0, एंड दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन। उनको हम क्या कहेंगे बच्चों, ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन कहेंगे। जिस प्रकार से वेक्टर में अगर हम बात करते हैं, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा, कुछ उसी प्रकार की सिमिलैरिटी यहाँ नजर आ रही है। अगर i और j इक्वल नहीं है तो उनकी प्रोडक्ट क्या आ रही है 0 आ रही है। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल का मतलब जो ऑर्थोगोनल भी हो और जो नॉर्मलाइज्ड भी हो, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्थोनॉर्मल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारे इस यूनिट का, दैट इज प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, लास्ट टॉपिक। What is probability current density? Probability current density, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो है, क्या होता है, आमतौर पर देखिए जब हम किसी कॉन्सेप्ट को डील करते हैं तो हमें देखना होता है कि वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। एक क्लास चल रही है, 30 मिनट की क्लास है, टीचर क्लास में काम करवा रहा है,
कुछ बच्चे आ रहे हैं, बार बार एंटर कर रहे हैं, टीचर काम करवा रहा है, यानी उस कमरे के अंदर नंबर ऑफ पीपल्स के बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लगातार वहां पर चेंज हो रही है टाइम के साथ। फाइंडिंग द नंबर ऑफ पीपल इन दैट प्लेस, ठीक है ना, वो चेंज हो रही है टाइम के साथ। इसी प्रकार जैसी क्लास लगी फिर वो बाहर जाएंगे। जब तक वो अंदर बाहर का सिस्टम चलता रहेगा तब तक उस जो रूम की जो प्रोबेबिलिटी है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो एक्चुअली में हम यहाँ पर टाइम डिपेंडेंस प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं और उसी की इक्वेशन यहाँ पर डिराइव करने जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेके चलेंगे बच्चों। और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या कहती है, वो इक्वेशन है क्या, पहले उस इक्वेशन को राइट डाउन करते हैं, उसके बाद फिर आगे हम स्टेप लेंगे अपना कि किस प्रकार से इसको देखना। मान लेते हैं, देखिए अब टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m ई माइनस वी इसको इस हिसाब से लिखेंगे, इकट्ठा लिखना चाहेंगे अलग अलग, इसको अलग अलग देख लीजिए बच्चे एक बार। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम लिख रहे हैं बच्चों माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू आइटा एच कट करली साई बाई करली टी। दिस इज द इक्वेशन। ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है बाय अज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल इज ए रियल फंक्शन नॉट डिपेंड और नोट चेंज विद द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे इसका तो ये आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस वी साई स्टार माइनस आइटा एच कट करली साई स्टार डिवाइड बाई करली टी। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये दो इक्वेशन हमारे सामने आई हैं बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को हम किस प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं ये देखना है आपने एक बार, किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं हम इनको। इसको हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे साई स्टार से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे साई से और इसमें से ये घटा देंगे। तो इस इक्वेशन को हमने साई से मल्टीप्लाई किया, माइनस कीजिए मल्टीप्लाई इसको, माइनस इसमें से ये घटाएंगे माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m साई डेल स्क्वायर साई स्टार, ठीक है यही आएगी ना, माइनस माइनस प्लस एच कट स्क्वायर बाई 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर आएगा बच्चों इसमें से घटाओ, माइनस साइन कॉमन आ गया, आइटा एच कट कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा साई करली साई बाई करली टी स्टार माइनस साई स्टार करली साई बाई करली टी, ठीक है ये वैल्यू बनेगी। एच कट से एक एच कट कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि हर जगह है, इसमें से एच कट बाई 2m और आइटा भी नीचे ले आओ, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ये माइनस यहाँ से खत्म हो जाएगा और इसमें से डेल कॉमन निकाल लेता हूँ बच्चों में, डेल कॉमन निकालें तो यहाँ बचेगा साई डेल साई स्टार, ये डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी है तो डेल अगर बाहर निकालें तो अंदर आ जाएगा माइनस साई स्टार डेल साई इज इक्वल टू ये आ गया, ये सारा नीचे ले गए हम, ये आ गया करली साई स्टार साई डिवाइड बाई टी एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी। तो अगर इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करते हैं करली रो बाई करली टी प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये जो रो है, रो के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो रो है बच्चों वो साई साई स्टार आपको मिलेगा। तो ये जो रिजल्ट आया है दिस इज द डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी पोजीशन डेंसिटी, और जो जे है दिस इज द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, और जे की वैल्यू जो यहाँ से आएगी बच्चों वो आएगी एच, देखो डेल डेल आ गया तो बाकी जो बच गया वो जे बच गया, तो जे की वैल्यू आ जाएगी एच कट डिवाइड बाई 2m आइटा, ठीक है, ब्रैकेट साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई, दिस इज द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी।